आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करेंगे जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के पैसों को लेकर सोचने का तरीका ही बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या 25 साल से भी ज्यादा पुरानी ये किताब आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? और क्या इसके सिद्धांत आज की जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में काम करते हैं? हाँ, चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और इस किताब की जो सबसे अनोखी बात है वो इसका आधार है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनकी परवरिश 2 पिताओं के साय में हुई। 2 पिता? हाँ, एक उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे और सरकारी नौकरी में काफी ऊंचे पद पर थे। अच्छा। लेकिन वो हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। कियोसाकी उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड बुलाते हैं। हाँ, और वो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। यही तो, ये पूरी किताब इन्हीं 2 अलग-अलग विचारधाराओं के टकराव और उनसे मिले सबकों पर आधारित है। ये दिखाती है कि स्कूल हमें नौकरी के लिए तो तैयार करता है, पर पैसों की समझ वो नहीं देता। सही बात है। ये किताब अमीर कैसे बने के नुस्खे नहीं देती, बल्कि ये पैसों को लेकर हमारी पूरी मानसिकता को ही एक तरह से चैलेंज करती है। बिल्कुल। इसका मुख्य विचार ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं। तो फिर किस पर करती है? इस बात पर कि आप अपने कमाए हुए पैसों से करते क्या हैं। अच्छा, तो ये किताब असल में किन लोगों के लिए है? क्या ये सिर्फ उनके लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन सभी के लिए है जो रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। रैट रेस मतलब वो चूहा दौड़? हाँ, जहां सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं और इंसान ईएमआई और कर्ज के जाल में फंस कर रह जाता है। ये तो आज के समय में बहुत लोगों की कहानी है। बिल्कुल। ये युवाओं के लिए है, नए शादीशुदा जोड़ों के लिए है और खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि वो सालों से कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं पर आर्थिक रूप से कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इस किताब के सबसे बड़े और शायद सबसे मशहूर सबक से शुरू करते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, ये सुनने में तो किसी फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब समझने के लिए कियोसाकी अपने बचपन का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। हाँ, बताइए। जब वो 9 साल के थे तो उनके एक अमीर दोस्त ने उन्हें अपने बीच हाउस पर आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब बच्चे थे और ये बात उन्हें चुभ गई। बस उन्होंने ठान लिया कि वो अमीर बनकर रहेंगे। और उनका पहला बिजनेस आइडिया तो कमाल का था। हाँ, वो टूथपेस्ट ट्यूब्स वाला। कौन सोच सकता है कि टूथपेस्ट के खाली ट्यूब्स जो उस जमाने में लेड के बने होते थे, उन्हें पिघलाकर निकल के सिक्के बनाए जाएं? बेशक, उनके पिता ने इसे जालसाजी बताकर तुरंत बंद करवा दिया। हाँ, वो तो होना ही था, पर 9 साल के बच्चे के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसी के बाद उनके पुअर डैड ने उन्हें सलाह दी कि अगर पैसा बनाना सीखना है तो अपने दोस्त माइक के पिता यानी रिच डैड के पास जाओ। और रिच डैड ने उन्हें काम पर रख लिया? हाँ, उन्होंने और माइक को अपने एक स्टोर में काम पर रख लिया, 10 सेंट प्रति घंटे की मजदूरी पर। 10 सेंट? और काम क्या था? काम बेहद उबाऊ था। घंटों तक शेल्फ पर रखी कैन से धूल साफ करना। और फिर कुछ हफ्तों बाद कियोसाकी का सब्र जवाब दे गया। हाँ, वो गुस्से में रिच डैड के पास गए और कहा कि आप मुझसे मजदूरी करवा रहे हैं, कुछ सिखा तो रहे नहीं और पैसे भी इतने कम दे रहे हैं, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। यहीं पर असली सबक शुरू होता है ना? एग्जैक्टली। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। रिच डैड मुस्कुराए और कहा, अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे गुस्सा होने का ही इंतजार कर रहा था। इंतजार कर रहे थे? हाँ, उन्होंने समझाया कि जिंदगी तुम्हें लेक्चर देकर नहीं सिखाती, वो तुम्हें धक्के देती है। ये 10 सेंट की नौकरी जिंदगी का पहला धक्का था। ये तो बहुत गहरी बात है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग इसी तरह डर या लालच में पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं। नौकरी छूटने का डर उन्हें काम कराता है और सैलरी बढ़ने का लालच उन्हें महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर करता है। तो वो एक जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल। फिर रिच डैड ने उन्हें एक और भी बड़ा झटका दिया। वो क्या? उन्होंने कहा, अब वापस काम पर जाओ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। बिना सैलरी के? हाँ, बिना सैलरी के। उन्होंने कहा कि अब पैसों के लालच से ऊपर उठकर देखो, तुम्हें पैसे बनाने के मौके दिखने लगेंगे जो दूसरे नहीं देख पाते। कियोसाकी हैरान थे लेकिन मान गए और मुफ्त में काम करने लगे। और फिर उन्होंने वो मौका ढूंढी निकाला। वो कॉमिक्स वाला किस्सा है ना? हाँ, कुछ हफ्तों बाद उन्होंने देखा कि स्टोर की मैनेजर कॉमिक्स के कवर का ऊपरी हिस्सा फाड़कर डिस्ट्रीब्यूटर को सबूत के तौर पर भेज देती थी और बाकी पूरी किताब फेंक देती थी। अच्छा। बिल्कुल। उन्होंने उस मैनेजर से वो फेंकी जाने वाली कॉमिक्स ले ली और अपने दोस्त माइक के घर के बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। वाह! उन्होंने बच्चों से 10 सेंट एडमिशन फीस लेना शुरू किया, जिसमें वे 2 घंटे तक जितनी चाहें उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे।
ये तो शानदार बिजनेस मॉडल है। और उन्होंने माइक की छोटी बहन को लाइब्रेरियन बना दिया और उसे हर हफ्ते $1 देने लगे। तो बिना वहां मौजूद रहे, बिना कोई काम किए, उन्हें हर हफ्ते लगभग $9.5 की कमाई होने लगी। बिल्कुल, ये वो पल था जब उन्होंने सीखा कि पैसा उनके लिए कैसे काम करता है। ये उनका पहला असली बिजनेस था। और यही सबक उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी के अगले बड़े आइडिया की ओर ले जाता है। सही। रिच डैड का नियम नंबर 1 था, तुम्हें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए। और तुम्हें हमेशा एसेट खरीदने चाहिए। एग्जैक्टली। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर कियोसाकी कहते हैं कि 90% लोग यही गलती करते हैं। तो ये एसेट और लायबिलिटी है क्या? क्योंकि हम तो इन शब्दों को अकाउंटिंग की किताबों में ही पढ़ते हैं और वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। रिच डैड ने इसे बहुत बहुत सरल बना दिया। उन्होंने कहा, एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है। और लायबिलिटी? लायबिलिटी यानी देनदारी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। कोई उदाहरण? जैसे एक घर जिसे आपने किराए पर दिया है और उससे हर महीने आपकी जेब में पैसा आ रहा है, वो एक एसेट है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, ये सब एसेट्स हैं। और लायबिलिटी हो गई जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। बिल्कुल, ये सब हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। अब यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आती है। वो क्या है? कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग जिस चीज को अपना सबसे बड़ा एसेट समझते हैं, यानी उनका अपना घर, वो असल में उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी होता है। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी चुभती है, क्योंकि हम सब तो इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं, बेटा अच्छी नौकरी करो और एक घर खरीद लो। हाँ, हमारे लिए तो घर हमेशा सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ी संपत्ति रहा है। तो ये सोचना ही अजीब है कि हमारा अपना घर ही हमें रैट रेस में फंसाए हुए है। देखिए, कियोसाकी घर खरीदने के खिलाफ नहीं है, वो कैश फ्लो के महत्व को समझा रहे हैं। कैश फ्लो? हाँ, जब आप लोन पर घर लेते हैं तो हर महीने आपकी जेब से ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का पैसा निकलता है। वो आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा, बल्कि निकाल रहा है। तो इसलिए वो एक लायबिलिटी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर आप उसी घर का एक हिस्सा किराए पर दे देते हैं और इस किराए से आपकी ईएमआई और सारे खर्चे निकल जाते हैं और कुछ पैसा बचकर आपकी जेब में भी आता है, तो वही लायबिलिटी अब एक एसेट बन गई है। एसेट के कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी लोग इनकम स्टेटमेंट पर। बिल्कुल सही। अमीर लोग अपनी कमाई से एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोगों के पास सिर्फ खर्चे होते हैं, और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझ बैठते हैं। अच्छा, और कियोसाकी यहाँ सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं करते हैं ना? नहीं, वो मुख्य रूप से 4 तरह के एसेट्स की बात करते हैं: बिजनेस, रियल एस्टेट, पेपर एसेट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स, और कमोडिटीज जैसे सोना चांदी। तो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। हाँ, वो कहते हैं कि असली अमीर लोग इन चारों में अपना पैसा लगाते हैं, सिर्फ एक पर निर्भर नहीं रहते। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। हाँ, कई लोग इसे गलत समझते हैं। क्या इसका मतलब है कि सबको अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। कियोसाकी का मतलब है कि आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, यानी पेशा, लेकिन आपका बिजनेस वो है जिसमें आप अपना पैसा और समय निवेश करते हैं। मतलब आपका एसेट कॉलम। एग्जैक्टली। एक डॉक्टर का प्रोफेशन मरीजों का इलाज करना है, लेकिन उसका बिजनेस रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट हो सकता है, जहां वो अपनी कमाई को इन्वेस्ट करता है। तो नौकरी से आने वाली सैलरी को लायबिलिटी खरीदने के बजाय अपने बिजनेस यानी अपने एसेट कॉलम में लगाना ही असली खेल है। सही पकड़ा। नौकरी आपके बिल चुकाएगी, लेकिन असली दौलत आपका बिजनेस यानी आपके एसेट्स ही बनाएंगे। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। कोई आम इंसान जो कल ऑफिस जाने वाला है, वो अपनी जिंदगी में इन बातों को उतारे कैसे? पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला और सबसे बड़ा कदम है माइंडसेट में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट। कैसे? रिच डैड कहते थे कि मैं इसे खरीद नहीं सकता या आई कांट अफोर्ड इट कहना बंद करो। क्यों? ये तो एक सच्चाई हो सकती है। क्योंकि ये वाक्य आपके दिमाग को काम करने से रोक देता है। ये एक तरह की मानसिक आलस है। तो इसकी जगह क्या सोचना चाहिए? इसकी जगह खुद से पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, या हाउ कैन आई अफोर्ड इट। ये सवाल आपके दिमाग को समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। ये आपके दिमाग की कसरत है। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। बिल्कुल। और दूसरी आदत है, पहले खुद को भुगतान करें, यानी
पे योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन ये असलियत में काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 है और ईएमआई और घर का किराया मिलाकर ही 25,000 हो जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। वो खुद को पहले कैसे भुगतान करे? ये तो अमीर लोगों के लिए आसान सलाह लगती है। लेकिन कियोसाकी का तर्क ये है कि जब आप सैलरी आते ही सबसे पहले अपने एसेट कॉलम के लिए मान लीजिए 10% अलग रख देते हैं, तो बाकी बिल चुकाने का दबाव बनता है। दबाव? हाँ, वो दबाव आपको साइड इनकम के नए रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। ये एक मानसिक खेल है। अगर आप हमेशा पहले बिल चुकाते हैं तो आपके पास अपने लिए कभी कुछ नहीं बचेगा। और आप कभी उस दबाव को महसूस ही नहीं करेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। बिल्कुल, ये अनुशासन और वित्तीय समझदारी बनाने का एक तरीका है। और एक और सलाह जो कई लोगों को हजम नहीं होती, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या हमें कम सैलरी वाली नौकरी करनी चाहिए? इसका मतलब है कि करियर के शुरुआती दौर में ऐसी नौकरी चुनें जहां आपको वो स्किल्स सीखने को मिलें जो भविष्य में एसेट बनाने में काम आएंगी। कौन सी स्किल्स? खासतौर पर सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और लोगों को मैनेज करने की स्किल्स। अच्छा। कियोसाकी ने खुद सेल्स के डर पर काबू पाने के लिए जेरोक्स कंपनी में नौकरी की, जबकि उनके पास इससे बेहतर सैलरी वाली नौकरी के ऑफर थे। तो उनका मानना था कि एक ज्यादा सैलरी वाली नौकरी आपको एक सुरक्षित जाल में फंसा सकती है, जबकि सीखने के लिए काम करना आपको लंबे समय में आर्थिक आजादी दिला सकता है। लेकिन इस किताब की जितनी तारीफ होती है उतनी ही आलोचना भी तो होती है। हाँ, होती है। कई लोग कहते हैं कि कियोसाकी की सलाह बहुत सामान्य है। वो अमीर कैसे बने का कोई ठोस तरीका नहीं बताते। वो रियल एस्टेट के जोखिमों को भी कम आंकते हैं। और कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि रिच डैड असल में थे भी या नहीं। देखिए, ये आलोचनाएं काफी हद तक सही भी हैं। ये किताब कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। ये आपको ये नहीं बताएगी कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है। तो फिर इसका मकसद क्या है? इस किताब का असली मकसद एक फाउंडेशनल माइंडसेट शिफ्ट देना है। ये क्यों पर फोकस करती है, कैसे पर नहीं। ये आपको पैसों के खेल के नियम सिखाती है। खेलना आपको खुद सीखना होगा। और रिच डैड के असली होने की बात? कियोसाकी कहते हैं कि वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई अमीर लोगों से मिले सबकों का एक मिलाजुला रूप है। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचने और वित्तीय ज्ञान से मिलती है। बिल्कुल। अगर इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, एसेट और लायबिलिटी का फर्क अपनी जिंदगी में उतारें। हाँ, हमेशा ऐसी चीजें खरीदने पर ध्यान दें जो आपकी जेब में पैसा डालें, ना कि निकालें। दूसरी बात, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। बिल्कुल। अपनी कमाई को ऐसे एसेट्स में निवेश करें जो आपको पैसिव इनकम दें, जैसे कियोसाकी ने कॉमिक्स लाइब्रेरी से किया। और तीसरी, वित्तीय ज्ञान ही असली दौलत है। ज्यादा पैसा कमाना समस्याओं का हल नहीं है अगर आपको उसे मैनेज करना नहीं आता। तो लगातार सीखते रहना जरूरी है। हाँ, चाहे किताबें पढ़कर, सेमिनार में जाकर या अनुभवी लोगों से बात करके। और चौथी, डर और लालच की भावनाओं को समझें और उन पर काबू पाएं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये दो भावनाएं ही ज्यादातर लोगों को जिंदगी भर रैट रेस में फंसाए रखती हैं। मतलब अपने भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि अपने दिमाग से वित्तीय फैसले लेना सीखें। सही कहा। जब सैलरी बढ़ने पर आप एक बड़ी कार या बड़ा घर खरीद लेते हैं तो आप उसी रैट रेस में और तेज भागने लगते हैं। डर और लालच के इस चक्र को तोड़ना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। और अंत में एक विचार, इस किताब का सार ये है कि हमारा सबसे शक्तिशाली एसेट कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक नहीं बल्कि हमारा दिमाग है। हाँ, हम इसमें जो जानकारी डालते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज इस पल में हम अपने दिमाग को किस जानकारी से भर रहे हैं जो हमारी आर्थिक दिशा तय करेगी। क्या हम वही पुरानी बातें सुन रहे हैं जो हमें सुरक्षा लेकिन संघर्ष की ओर ले जाती हैं, या हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं जो हमें स्वतंत्रता की ओर ले जा सके?